वो थोड़े से ऐसे हैं कि जिनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे चैप्टर 8 था, और अब जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो चैप्टर नंबर 9। उसमें आपको जो है वो बिल्कुल प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। देखिए, चैप्टर नंबर 9 के हवाले से मैंने लास्ट टाइम आपको 8 नाम बताए थे कि रिफ्लेक्शन है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, शैडो फॉर्मेशन, पोलराइजेशन, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमें आज करना क्या है? जब आप बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की, तो नेचर ऑफ लाइट से मुराद ये है कि लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है। तो अब इससे मुतालिक हमारे पास जो है वो डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कुछ रिमार्केबल हैं, जिनको बहुत ज्यादा फजाई मिली। हम उनको जो है वो पहले डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शुरू करें न्यूटन से, तो जो सबसे पहला आइडिया था वो कहलाता था क्या? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। अच्छा, न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो टाइनी पार्टिकल पर मुश्तमिल है। पार्टिकल का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, जिन पार्टिकल को न्यूटन ने नाम दिया था किसका? कार्पसल्स का। अच्छा, ये जो कार्पसल्स थे, क्योंकि पार्टिकल की टेंडेंसी होती है कि पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो जो कार्पसल थे दे ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और न्यूटन ने इस बात को साबित करने के लिए क्या एग्जाम्पल दी? उसने एग्जाम्पल दी शेडो फॉर्मेशन की। देखिए, अगर किसी के जहन में है कि शेडो बनता कैसे है, तो आप ये कहते थे कि हमारे पास एक लाइट सोर्स मौजूद है जो हर डायरेक्शन में लाइट इमिट करेगी। हमने इस लाइट सोर्स के रास्ते में कोई कॉइन रखा, और यहाँ पर पीछे एक सरफेस मौजूद है। अब होना ये चाहिए कि वो तमाम लाइट रेस, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो मुझे सरफेस का ये हिस्सा भी इल्यूमिनेटेड नजर आएगा, ये वाला हिस्सा भी इल्यूमिनेटेड यानी रोशन नजर आएगा। लेकिन वो हिस्सा जो कॉइन के बिल्कुल बैक साइड पर है, वहां पर कोई लाइट नहीं पहुंचेगी, तो मुझे एक डार्क शेडो मिलेगा। तो न्यूटन ने कहा कि शेडो फॉर्मेशन इस बात की गारंटी है कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? अगर लाइट स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करती तो वो डिफ्रैक्शन करती। डिफ्रैक्शन का मतलब है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, जिसके लिए हम एक लूज टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, बैंडिंग ऑफ लाइट। अगर लाइट बैंड होती तो देखिए क्या होता। लाइट बैंड होती तो कुछ इस तरह की सूरत हाल बनती जो डॉटेड है, और जो शेडो बनता, उस शेडो का सेंटर पोर्शन मुझे ब्राइट नजर आता, क्योंकि सेंटर पे लाइट पहुंच रही होती। न्यूटन ने कहा कि जो शेडो हमारे पास बनता है, वो शेडो जो है वो एक कंप्लीटली डार्क शेडो है। न्यूटन ने कहा कि जो शेडो हमारे पास है, वो शेडो जो है वो एक कंप्लीटली डार्क शेडो है। ठीक, और डार्क शेडो का मतलब है डिफ्रैक्शन नहीं हो रही। अगर डिफ्रैक्शन नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि लाइट वेव नहीं बल्कि लाइट पार्टिकल है। तो जो पहली बात न्यूटन ने अज्यूम की वो ये कि लाइट फॉर्म्स शैडो, तो लाइट इज पार्टिकल इन नेचर। पार्टिकल को उसने नाम दिया कार्पसल का। अच्छा, पार्टिकल के अंदर रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब है आप बॉल को दीवार पे मारेंगे, टकरा के वापस आ जाएगी। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। कभी मौका मिले तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, करके देखिएगा। एक रैम बनाइएगा, रैम का मतलब है इंक्लाइंड सरफेस, और एक बॉल को ऐसे ड्रॉप करिएगा कि वो टूवर्ड्स नॉर्मल आए, तो आपको फील होगा कि वो स्पीड अप हो रही है। क्यों? क्योंकि वो डब्ल्यू साइन थीटा वाला इंपैक्ट है, वेट का इंपैक्ट है। और एक दफा बॉल को ऐसे थ्रो करें कि वो नॉर्मल से अवे जाए, तो आपको वो स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी। पार्टिकल में जब रिफ्रैक्शन होती है, तो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब वो टूवर्ड्स नॉर्मल जाता है पार्टिकल, तो वो स्पीड अप होता है, और जब वो अवे जाता है तो वो स्लो डाउन होता है। अब न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल माना, तो न्यूटन ने क्या कहा कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, तो डेंसर मीडियम में क्योंकि लाइट बैंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इसे स्पीड अप होना चाहिए। ठीक, और अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर ये जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, तो इसको जो है वो स्लो डाउन हो जाना चाहिए। ठीक, पहली बात। तो अब न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर दो बातें कही हुई हैं। लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मैट्रिक्स आपको याद होगा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। पहली बात। दूसरी बात,
जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो ये जो है वो स्पीड अप हो जाया करती है, ठीक। तो न्यूटन ने कहा कि v डेंसर इज ग्रेटर देन v रेयर। बाद में एक साइंटिस्ट था फोकॉल्ट जिसने मैथमेटिकली इस बात को गलत साबित किया कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में ज्यादा है और रेयर में कम है। और हमारी कॉमन सेंस भी कहती है कि रेयर में स्पीड को ज्यादा होना चाहिए, डेंसर में कम होना चाहिए। न्यूटन की थ्योरी के अच्छा न्यूटन की थ्योरी रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर रही है, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रही है, शेडो फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन ये थ्योरी जो है वो किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी? इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को। अब न्यूटन के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जो है वो कॉमन हुआ वो था हाइजन का, हाइजेंस वेव थ्योरी। अच्छा, हाइजन ने कहा कि लाइट इज वेव इन नेचर, और अगर लाइट वेव है तो उस वक्त तक तमाम वेव जो है वो मैकेनिकल इन नेचर होती थी, जिन्हें ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड है। तो हाइजन ने कहा कि हमारे पास सन है, हमारे पास अर्थ है, सन और अर्थ के दरमियान का जितना भी रीजन हमारे पास है, इस रीजन में एक मीडियम मौजूद है, जिस मीडियम का नाम हाइजन ने रखा है एथर। बाद में पता चला कि एथर नामी जो है वो कोई चीज नहीं होती, तो हाइजन का जो प्रिंसिपल था वो फेल हुआ। अच्छा, क्योंकि हाइजन ने लाइट को वेव माना है तो ये इंटरफेरेंस को भी सक्सेसफुली डिस्क्राइब कर देगा, और ये जो है वो डिफ्रैक्शन को भी डिस्क्राइब करेगा, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी कर देगा। यानी हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी जो है वो किस फिनोमेना को जो है वो प्रूफ करती है, वेरीफाई करती है, और किसको नहीं करती। अच्छा, हाइजन के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया मैक्सवेल ने। अच्छा, मैक्सवेल ने हाइजन के आइडिया को जो है वो सपोर्ट किया। मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इज वेव इन नेचर, लेकिन उसने वेव के लिए एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट की अगर आप बात करेंगे तो मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ऐसी वेव्स हैं जिनके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल है और एक मैग्नेटिक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए, अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ये है, दो जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरीके से, इन दोनों में 90 एंगल है। वेव हमेशा इनके परपेंडिकुलरली ट्रेवल करती है, तो अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलरली बनाना चाहूं तो वो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह बना देते हैं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव। तो मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इज वेव इन नेचर बट इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक। मैक्सवेल ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर माना। तो जो हाइजन के ऊपर ऑब्जेक्शन था इथर वाला, वो खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती। मैक्सवेल के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो आपने पढ़ी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक नाम आपके जहनों में होगा। मैक्स प्लैंक ने लाइट को माना है पैकेट ऑफ एनर्जी, वो जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था कि जब एनर्जी एमिट होगी या जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो एक सर्टेन अमाउंट में ट्रांसफर होगी, जिसको आप क्वांटाइजेशन का आइडिया दिया करते थे। जब क्वांटम थ्योरी आई तो आपने क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और क्वांटम इफेक्ट को जो है वो बड़ा कामयाबी से जो है वो एक्सप्लेन किया। इन द एंड साइंटिस्ट इस कंसेंसस पे पहुंचे कि जो नेचर ऑफ लाइट है वो बेसिकली मैटर ऑफ परसेप्शन है। आप लाइट को जिस नजरिए से देखेंगे वो आपको वैसी नजर आएगी। अगर आज कोई इंटरफेरेंस पड़ता है, डिफ्रैक्शन पड़ता है, तो वो लाइट को वेव मानेगा। अगर आज किसी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ना है, तो वो लाइट को पार्टिकल मानेगा। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है आइडिया समझने के लिए कि हर्ट्ज वो साइंटिस्ट था जिसने फिनोमेना डिस्कवर किया, लेकिन हर्ट्ज ने लाइट को वेव माना, तो उसकी थ्योरी में और उसके जो रिजल्ट्स थे उनमें सिमिलैरिटी नहीं थी, फर्क था। आइंस्टाइन ने लाइट को पार्टिकल मानते हुए वो वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, क्वांटम थ्योरी इस्तेमाल किया, उसने
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली डिस्क्राइब कर दिया। तो अब ये बात जो है वो सब मानते हैं कि नेचर ऑफ लाइट इज बेसिकली मैटर ऑफ परसेप्शन। अच्छा, यही जुमला जो है ना पार्टिकल के लिए भी, आप तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के आए, जहां पर आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, जहां पर आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ी, वहां पर आपने एक चीज सीखी कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इन नेचर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन, वो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट शायद आपके जहनों में हो कि डेविसन जर्मन ने इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन स्टडी की। डिफ्रैक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव एक्चुअली। तो उन्होंने वो जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था उसको एक सपोर्ट मिल गई। तो अब मॉडर्न फिजिक्स में तो पार्टिकल और वेव नेचर में कोई फर्क ही नहीं है, ठीक, लेकिन हमें थ्योरीज मालूम होनी चाहिए, इनके सारे मतलब जो है वो मालूम होने चाहिए। जी हाँ, अंजा मेरे ख्याल से कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अंजा। सर ये जो न्यूटन की थ्योरी आप दोबारा बता दें, नेट इशू आ गया था। अच्छा, मैंने न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी के लिए कहा था कि न्यूटन ने कहा है कि लाइट जो है वो टाइनी पार्टिकल में मुश्तमिल है, जिनका नाम हमने कार्पस्कुलर रखा है। दे ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट जाने की वजह से वो शेडो बना लेते हैं। अगर लाइट स्ट्रेट नहीं जाती तो शेडो का सेंटर डार्क नहीं होता, ब्राइट होता, बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। फिर न्यूटन ने कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में होती है वो रेयर से ज्यादा होती है। जुमला गलत था, ठीक। अच्छा, अब अगर हम जो है, क्योंकि अब इस चैप्टर में हम जितनी बातें करेंगे वो सारी की सारी जो है वो लाइट की वेव नेचर से मुताल्लिक होगी। तो अगर आप लाइट की वेव नेचर को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले एक टॉपिक है जिसे हम नाम देते थे हाइजेंस वेव प्रिंसिपल, इसका जिक्र कर लेते हैं। हाइजेंस वेव प्रिंसिपल। देखिए, अब हाइजन वेव प्रिंसिपल कहता क्या है। हाइजन वेव प्रिंसिपल के अंदर हमारे पास दो पोस्टुलेट्स थे, और वो दो पोस्टुलेट हमारे पास क्या कहते हैं कि एवरी वेव फ्रंट और every point on a wavefront act as a source for secondary spherical wavelength। क्या मतलब है? देखिए, जब वेव ट्रेवल करती है, ये सोर्स है, तो वेव ट्रेवल कैसे करती है, मैकेनिज्म आपके जो है वो जहनों में होना चाहिए कि क्या होगा, एक सरफेस बनेगी। ये सरफेस बनती कैसे है? आपने इन पॉइंट्स को डिस्टर्ब किया था, ये पॉइंट्स अपने नेबरिंग पॉइंट्स को जो है वो डिस्टर्ब करेंगे। अगर मैं एक सरफेस बना दूं जो इन पॉइंट से गुजरी, तो इसी सरफेस को हम वेव फ्रंट का नाम देते हैं। अब क्या होगा, ये अपने नेबरिंग को डिस्टर्ब करेंगे, वेव इस तरह ट्रेवल करेगी, ये वेव फ्रंट्स कहलाते हैं। ये वेव फ्रंट जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, आपके पास जो स्फेरिकल है सरफेस है वो बड़े से बड़े होती चली जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कोई बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे जाके कि आपको ये वेव फ्रंट इतने बड़े बड़े बन रहे होंगे कि जब आप इनके छोटे पोर्शन को कंसिडर करेंगे तो वो छोटा पोर्शन आपको प्लेन नजर आने लगेगा। तो हमने वेव फ्रंट दो तरह के पढ़े, या तो वेव फ्रंट आपके पास स्फेरिकल होता है, या वेव फ्रंट आपके पास जो है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब है कर्व, प्लेन वेव फ्रंट का मतलब है वो वेव फ्रंट आपको प्लेन सरफेसेस नजर आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, वेव हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली ट्रेवल करती है। परपेंडिकुलरली का मतलब यह है कि जब आपसे कहा जाए कि आप वेव बनाइए, रे बनाइए, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि सर एक कर्व पर अगर आपने रे बनानी है तो आपको पहले टेंजेंट बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इन पॉइंट्स पर रे बनानी है तो मैं पहले यहां पर टेंजेंट्स बनाऊंगा और फिर रे ड्रॉ करूंगा। अगर मुझसे कहा जाए कि यहां पर रे बनाए, तो पहले मैं टेंजेंट बनाऊंगा फिर मैं रे बनाऊंगा। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि रे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली ट्रेवल करती है। अब अगर आपके पास वेव फ्रंट स्फेरिकल है तो शायद आप इसे रिलेट कर पाए। चैप्टर नंबर 10 हमने अभी फिलहाल रिव्यू नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बच्चे जिनके जहनों में चैप्टर 10 है उनके जहन में दो पॉइंट जरूर होंगे। देखिए, चैप्टर 10 में जब आप रे डायग्राम बनाने के लिए ऑब्जेक्ट बनाते थे तो आप रेस ऐसी बनाते थे, एक ऐसे जा रही होती थी, एक ऐसे जा रही होती थी। क्यों?
क्योंकि आप ये मानते थे कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लेंस इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है कि जो वेव फ्रंट होंगे दो वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल, और स्फेरिकल वेव फ्रंट में जब भी रे बनाएंगे वो रे आपको हमेशा डाइवर्जिंग नजर आएंगी। इसके बरखिलाफ आप एक केस पढ़ते थे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो वहां पर रेज हमेशा एक दूसरे के पैरेलल बना दी जाती थी। क्यों? इंफिनिटी का मतलब है कि जो वेव फ्रंट होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे। तो उनपे जब आप परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो कुछ इस तरह की पैरेलल लाइंस बनेंगी। तो पहली चीज, वेव ट्रेवल करेगी, वेव फ्रंट बनाएगी। वेव फ्रंट आपके पास दो तरह के होंगे, एक स्फेरिकल होगा, एक प्लेन होगा। वेव हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली ट्रेवल करती है, ये बात मालूम होनी चाहिए। अब जरा अगर ये वेव फ्रंट का आइडिया कुछ थोड़ा सा जो है वो आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो जरा हाइजन वेव प्रिंसिपल पे आए। तो देखिए होता क्या है, ये रही सोर्स, इस सोर्स ने एक वेव फ्रंट बनाया, लेट्स से वो वेव फ्रंट ये रहा। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स ये रहे, 1 2 3 4। अब हाइजन कहता क्या था, every point on a wavefront act as a source for secondary spherical wavelet। क्या मतलब है, इसको सेंटर मानिए, एक नया वेव फ्रंट बनाइए, इसको सेंटर मानिए, एक नया वेव फ्रंट बनाइए, इसको सेंटर मानिए, एक नया वेव फ्रंट बनाइए, इसको सेंटर मानिए, एक नया वेव फ्रंट बनाइए। ठीक, इन तमाम वेव फ्रंट पे अब अगर मैं टेंजेंट बनाने जाऊंगा ना तो ये सब बहुत करीब होते हैं, ये ओवरलैप हो रहे होंगे, मैं समझाने के लिए इन्हें दूर दूर बना रहा हूं। जब आप टेंजेंट बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ इस तरह की सरफेस वापस मिल जाएगी। तो ये जो ऑरेंज लाइन बनी है ना, ये वेव फ्रंट कहलाती है। ये जो रेड में आपको बने हुए नजर आ रहे हैं ये सेकेंडरी वेव लेट्स कहलाते हैं। तो हाइजन ने क्या कहा है, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट। ठीक, पहली बात, अगर आपने रे ऑफ लाइट बनानी है तो रे ऑफ लाइट का उसूल मैं बता चुका हूं कि वो परपेंडिकुलरली बनेगी। नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा, आप इन पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो टेंजेंट्स ज्वाइन होंगे, आपको एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। ये जो हाइजन की वाली डेफिनेशन है ना वेवलेट वाली, अगर आप डिफ्रैक्शन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझना चाहें कभी तो ये जो एग्जांपल है ये आपको बड़ा हेल्प करेगी। हम जब डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे मैं इस डायग्राम को दोबारा रेफर करूंगा, लेकिन ये प्रिंसिपल हमें याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नॉर्मली हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो हम ये वेवलेट वाली बात इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते। हो सकता है आपने पढ़ी भी हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ी थी तो अब याद रखिएगा, पहले से मालूम थी आपका एक रिवीजन हो जाएगा कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट। ठीक, अच्छा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक आपके पास है इंटरफेरेंस, एक है आपके पास डिफ्रैक्शन, और इन सब के लिए पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये सारी वो डेफिनेशंस हैं जो हमारी फिंगर टिप्स पे होना जरूरी है। तो मेरा जो अगला सेशन होगा वो हम मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस पे ही रखेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो हम शायद उसकी कोई एप्लीकेशन भी पढ़ लें। दो बातें और मुझे बतानी, मैं बता दूं, फिर कुछ बच्चे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं मैं उनसे क्वेश्चन ले लूंगा। देखिए, जिस रूम में आप बैठे हुए होंगे वहां पे एक से ज्यादा लाइट सोर्सेज हो सकती हैं। कितने दफा ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए जहां पर 10 50 20 लाइट सोर्सेज मौजूद हैं, और जहां पर मल्टीपल लाइट सोर्सेज होंगी दे विल श्योरली इंटरफेयर। और अगर वो कंस्ट्रक्टिव होगा तो ब्राइटनेस बढ़ती हुई नजर आएगी, वो डिस्ट्रक्टिव होगा ब्राइटनेस कम होती हुई नजर आएगी। तो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी लाइट को ऐसे इंटरफेयर करते हुए देखा नहीं। क्यों? लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। देखिए, साउंड का इंटरफेरेंस आपने सुना, हमने बीट्स का जिक्र किया, बीट्स इज बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। साउंड का डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना बड़ा आसान है। देखिए, कितनी दफा ऐसा होता है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, आप सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन रोड पे चलने वाली गाड़ी की आवाज को आप सुनते हैं। आप एक कमरे में होते हैं, आपको दूसरे कमरे की आवाज सुनाई देती है। ये सब की सब एग्जाम्पल है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव की, क्योंकि साउंड वेव की वेवलेंथ मीटर्स में हुआ करती है, लिहाजा उसको डिफ्रेक्ट करवाना बड़ा आसान है। उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, उसको उसके इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना बड़ा आसान है। लेकिन अगर आप विजिबल लाइट की बात करेंगे ना, जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 पावर 14 हर्ट्ज में होगी, और आप इसकी इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे।
लिहाजा हमने लाइट सोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। एक आपके पास होती है ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब है वो लाइट जो आपको एक बल्ब से मिल रही है, या एक ट्यूबलाइट से, या एनर्जी सेवर से, या सनलाइट की आप बात कर लीजिए। एक होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। जब आप मोनोक्रोम इस्तेमाल करते हैं, मोनो मीन्स वन, मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स लाइट ऑफ सिंगल कलर। और लाइट ऑफ सिंगल कलर का मतलब होता है लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या फर्क है। अच्छा, सिर्फ मोनोक्रोमेटिक ही नहीं, हमें एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होता था। यानी यहां से आप ये कह सकते हैं हम बाकायदा चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट टॉपिक का जिक्र शुरू कर रहे हैं। वो है क्या? कोहेरेंट। आपने एक टर्म पढ़ रखी है, कोहेरेंट सोर्स। देखिए, कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है एक ऐसी सोर्स जिससे एमिट होने वाली लाइट वेव में कोहेरेंस पाई जाए। अब ये कोहेरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कोई भी सरफेस जो लाइट एमिट करती है, वो लाइट एमिट करती है सिंपल फिनोमेना से, जिसे थर्मियोनिक एमिशन कहा जाता है। कि आज आप किसी चीज को हीट करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाएंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम तक एक्साइटेड में नहीं रहता, वो एनर्जी इमिट करेगा, वापस आएगा। शायद आपके जहन में वो लेजर वाला टॉपिक आ रहा हो कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकंड के लिए रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वो एनर्जी वापस इमिट करेगा। जब वो इमिट करेगा तो वो फोटोन होगा। अगर वो विजिबल लाइट का फोटोन होगा तो आप ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने लाइट जो है वो इमिट कर दी। अब किसी भी सब्सटेंस के अंदर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन रैंडम होते हैं। जब वो तमाम के तमाम रैंडम होते हैं तो उन तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन भी रैंडम है। लिहाजा जो फोटोन इमिट होते होंगे वो रैंडम होते होंगे। इसके बरखिलाफ अगर आप एक ऐसा सिनेरियो बनाएं कि जिसमें आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है, सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर वेट करते हैं 1 2 3 जंप, और एक साथ जो है वो हायर ऑर्बिट में क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। अगर उन्होंने एक साथ जंप की तो वो एक साथ वापस आएंगे। जब वो एक साथ वापस आएंगे तो जो फोटोन इमिट होंगे वो एक साथ इमिट होंगे। अगर फोटोन एक साथ इमिट हुए तो ऐसी वेव को हम नाम देते हैं किसका? कोहेरेंट का। ठीक। इसमें वो एक फेज डिफरेंस वाली टर्मिनोलॉजी होती है, क्योंकि वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मैं कोई मुश्किल टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो फिलहाल आइडिया सिंपल सा रखें। नेचर में मौजूद तमाम लाइट सोर्सेज नॉन कोहेरेंट होती हैं। नॉन कोहेरेंट का मतलब है जो फोटोन इमिट होते हैं वो रैंडमली इमिट होते हैं। कोहेरेंट का मतलब ये होता है या तो फोटोन एक साथ इमिट हो, या कांस्टेंट डिफरेंस से इमिट हो। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर आपने किसी वेपन की बात कर लें, आप किसी मशीन गन की बात करें, जब वो बुलेट फायर करती है तो एक रेगुलर इंटरवल पे करती है। आप ये समझ लें कि अगर आपके पास लाइट सोर्स ऐसी हो जाए कि वो फोटोन एक रेगुलर इंटरवल पे इमिट करे, तो आप ये कहेंगे कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट बन गया। अब लाइट सोर्स कोहेरेंट हो जाएगी। अगर आपने इंटरफेरेंस को करवाना है तो सिर्फ वेव चाहिए, लाइट वेव। अगर आपने इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना है तो विदाउट कोहेरेंट लाइट सोर्स यू वोंट बी एबल टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मैंने कोहेरेंस की सिर्फ डेफिनेशन आपको बता दी है। आज की क्लास में जो बातें हमने एक्चुअल में डिस्कस की, वो आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो आपके पास नेचर ऑफ लाइट की थ्योरीज हैं जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने दी। हम अपनी अगली क्लास जो है वो कोहेरेंस से स्टार्ट करेंगे। हाइजन वेव प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम होना चाहिए, इसके पोस्टुलेट मालूम होने चाहिए। एमसीक्यूज के लिए तो शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बहरहाल आना चाहिए। अगली क्लास हम कोहेरेंस से ही स्टार्ट करेंगे, इंटरफेरेंस से स्टार्ट करेंगे। साइमन कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं इनसे क्वेश्चन ले लूं, फिर हम अगली क्लास में ही जो है वो रिज्यूम करेंगे। हेलो।
जी हेलो साइमन, कुछ असलम। पूछना चाह रहे हैं? वाह सर इस्लाम। आवाज़ आ रही हाँ है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर पहले पूछना था कि ये जो हम लाइट का जिक्र कर रहे हैं, ये सिर्फ विजिबल लाइट की बात होगी या तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात होगी? अच्छा देखिए, जब मैं लाइट का इस्तेमाल करता हूँ ना, तो इससे मुराद मेरी जो है वो विजिबल लाइट हुआ करती है खाली। ठीक है। ओके सर, और इसके अलावा ये क्योंकि पूछना था कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करेंगे तो उसमें तो फिर वो एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव सभी आ जाती है ना, तो हम सिर्फ विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। जी तो अगली। उनकी सर उनकी डुअल नेचर नहीं होती दूसरी रेस की? किसकी? दूसरी रेस जो है गामा रेस या एक्स रेस हो गई, उनकी डुअल नेचर नहीं हम्म, होती? नहीं वो तो देखें, ये तो अभी हम सिर्फ नेचर ऑफ लाइट के हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ नेचर ऑफ लाइट के हवाले से बात कर रहे हैं कि लाइट की नेचर में जो है वो ड्युअलिटी पाई जाती है। वैसे अब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर तो ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर तो अब सिर्फ कहानी रह गई ना। अब तो आपके पास सब कुछ ही एक चीज है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप एनर्जी और मास के लिए भी आप कह देते हैं कि मास इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब ये कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ लाइट के हवाले से फिलहाल पढ़ लिया कि ड्युअलिटी है। मेरा ख्याल है कि शायद मेरी आवाज जो है वो शायद आप लोगों को बीच में नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने मीटिंग जो है वो दोबारा स्टार्ट की है। तो अगली क्लास मैं कोहेरेंस से ही स्टार्ट करूंगा। ठीक, ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो हम उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। ठीक। नो, आई विल रिज्यूम इन नेक्स्ट क्लास।
Hello. Okay, I hope every one of you can hear me clearly and you can see the screen as well. कोई भी एक बच्चा सिर्फ ये वेरीफाई कर दे कि आपको आवाज भी क्लियरली सुनाई दे रही है एंड यू कैन सी द स्क्रीन एज वेल, ताकि हम जो है वो फिर आगे बढ़ सकें. यस सर. चलें ठीक. अच्छा, अब हाँ, क्योंकि मंडे को आप एक टेस्ट भी दे चुके हैं और हमने कुछ बातें लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी. अगर किसी के जहन में कोई भी कंफ्यूजन है टेस्ट से मुताल्लिक, फील फ्री टू आस्क, या प्रीवियस लेक्चर से मुताल्लिक, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. जी सर. सर मुझे टेस्ट से रिलेटेड 2 एमसीक्यूज पूछने थे. जी जी बोलिए. एमसीक्यू नंबर 42 और 37. अच्छा, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो एमसीक्यूज होंगे ना वो उस सीक्वेंस में नहीं है. अगर आप सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी. अच्छा, एक है इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम बिकम्स 2 टाइम्स टाइम पीरियड विल Okay, बी. got it. I got it. If the length of pendulum become 2 times, टाइम पीरियड विल बी. देखिए, अगर आपको पेंडुलम का जो है वो टाइम पीरियड याद है तो वो टाइम पीरियड हम कैसे निकाला करते थे? T इज इक्वल टू 2 π/√L/G. याद है ये बात आपको? ठीक. अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम बिकम्स 2 टाइम्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 π/√2L/G हो जाएगा. तो ये जो √2 इसे अलग कर लीजिए, 2 π/√L/G. ये मेरे पास एक्चुअल टाइम है. √2 का मतलब होता है 1.414. तो मेरे पास आंसर आएगा 1.414 टाइम्स टी. ठीक. और दूसरा क्वेश्चन कौन सा बोला आपने? ये है इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. ठीक. देखिए, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन द पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. देखिए, बात हो रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो शायद हमारे जहनों में जो है वो मौजूद हो कि टोटल एनर्जी, इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक. अच्छा, अब क्वेश्चन उन्होंने क्लियरली कहा कि 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी जो एक्स है वो हाफ ऑफ एक्स नॉट के बराबर है. मैं अगर वैल्यू पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? हाफ एक्स नॉट स्क्वायर. ठीक. अगले स्टेप में अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनना चाहिए हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स नॉट स्क्वायर. अब ये लिखा हुआ है 1 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स नॉट स्क्वायर. देखिए, मैंने फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मतलब जो है वो पहले भी बताया कि जब आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी होती है ना, 1 माइनस 1/4, तो ये सॉल्व करना बड़ा आसान है. 1/4 का मतलब होता है 1 पार्ट आउट ऑफ 4. तो जब 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास बचना क्या चाहिए? 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4. या फिर आप एलसीएम ले लेंगे सब, 1 माइनस 1/4 एलसीएम लेंगे तो 3/4 ही आंसर आ जाएगा. और ये बन जाएगा 3/4 ऑफ हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. शायद याद आ जाए, ये जो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी. तो कितना फ्रैक्शन आ रहा है आपके पास? 3/4. इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर. ओके, तो आप में से कोई और अगर जो है वो कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. जी फातिमा. सर आप जी. ये काइंड वापस से एक्सप्लेन कर दें, वो नेट इशू की वजह से पता नहीं चला. कौन सा? हाँ, ये वाला ये क्वेश्चन वाला. जो अभी जी. काइनेटिक एनर्जी वाला. जी सर. देखें, क्वेश्चन में बात हो रही है काइनेटिक एनर्जी की ना, सिंपल हार्मोनिक. तो हमारे जहनों में फॉर्मूला होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है, तो इसका मतलब एक्स जो है वो हाफ एक्स नॉट के बराबर है.
मैंने x की जगह हाफ x नॉट रख दिया, फिर मैंने पावर ओपन की तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1/4, क्योंकि हाफ का स्क्वायर 1/4 है। आपको बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा लिखूं? जी जी सर आ रही है। ठीक। अच्छा, अब ये बन गया 1 - 1/4। 1 - 1/4 का मतलब है 3/4, तो ये बन जाएगा 1/2 के 3/4 x नॉट स्क्वायर। और अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूं तो ये बन जाएगा 3/4 हाफ के x नॉट स्क्वायर। अब मुझे याद है जो हाफ के x नॉट स्क्वायर है दैट इज टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का क्या है 3/4। ओके थैंक यू सर। और सर 43 वाला MCQ, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ देंगे। 43 कौन सा है? a student got masses M1 and M2 and two springs ओके of फाइन, गॉट इट constant गॉट इट। देखिए शायद हमारे जानों में फॉर्मूला हो कि टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट m ओवर के। अच्छा, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन में वो कह रहे हैं विच कॉम्बिनेशन विल गिव हिम द लार्जेस्ट टाइम पीरियड। So if I need the largest value of time period, I will be needing largest value of mass and smallest value of k. Now question clearly say m1 is greater than m2, so I will pick m1 and k1 is greater than k2. मुझे k की lesser value चाहिए, so I will pick k2. इस वजह से हमने जो है वो सेलेक्ट किया ऑप्शन बी, m1 is connected to spring constant k2. Is it clear? yes thank you sir। जी युसरा। जी युसरा, हाँ आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये जो आपने भी समझाया है, मैं टाइम पीरियड और मास का इसका रिलेशन समझ नहीं आया, एक बार वापस कर देंगे? देखें, अगर आप टाइम पीरियड की इक्वेशन को देखें तो वो इक्वेशन है t इक्वल 2 पाई अंडर रूट m ओवर के। ठीक यस है। सर। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में वो कहते हैं कि टाइम पीरियड की लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, अगर मुझे अच्छा टाइम पीरियड की जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब है मुझे m की जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि m बिल्कुल। न्यूमरेटर में है, और मुझे हम्म, k की मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी बिकॉज k इज इन डिनोमिनेटर। जी ठीक है ना, तो इसका मतलब मुझे m जो है वो लार्जेस्ट चाहिए और मुझे k जो है वो लीस्ट चाहिए, तो m1 इज लार्ज एंड k2 इज लेस। यस सर। ठीक है। ठीक है इस बार सर ने ऑप्शन बी जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, अगर आप में से किसी के जहन में भी कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो बिल्कुल जो है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, ये दो बच्चों का हैंड अभी भी रेज है। अगर कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपसे ले चुका हूँ। अगर कोई और क्वेश्चन है तो हैंड रेज ही रखिए। मैं जी अक्सर, सर ये क्वेश्चन नंबर 39 समझा दें। क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ देंगे थोड़ा सा? A spring of constant K is broken into 4 parts of ठीक है, equal सही, length. गॉट इट गॉट इट। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। देखिए अब एक बात तो आपको ये याद होनी चाहिए कि अगर आपने एक स्प्रिंग लिया जिसका कांस्टेंट जो है वो k था, अगर आप इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हर एक का कांस्टेंट कितना हो जाएगा 4k। ये बात समझ में आती है आपको? यस अच्छा, सर। फिर जब आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4। तो ये सारे आपस में ऐड होंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 16k।
यस सर, थैंक यू सर, समझ में आ गया। जी सुमैया। सर ये जब हम इसको डिवाइड 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये 4k कैसे होगा? हाँ, आप पहली क्लास में थे जब मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था स्प्रिंग कांस्टेंट वाला। नो सर। हाँ, शायद इस वजह से ऐसा हो गया। मैं क्विकली जो है वो रिव्यू कर देता हूँ। देखिए, जब आप कहते हैं ना स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसका मतलब होता है K इज इक्वल्स टू F/x, फोर्स पर यूनिट स्ट्रेस नहीं। अगर आज किसी कांस्टेंट स्प्रिंग का कांस्टेंट है 5 न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब है वी विल बी नीडिंग 5 न्यूटन टू स्ट्रेच दिस बाय 1 मीटर। अब अगर आपने स्प्रिंग को आधा कर दिया तो उसे खींचना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होने का मतलब है आई विल बी नीडिंग मोर फोर्स टू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग बाय 1 मीटर। तो इसका मतलब है कांस्टेंट को बढ़ना चाहिए। तो हम कहते ही हैं कि अगर एक स्प्रिंग का कांस्टेंट K है, अगर आप इसे बीच में से कट करके 2 बना दिए तो हर एक का कांस्टेंट 2K हो जाएगा। अगर आपने इसके 3 हिस्से किए तो हर एक का कांस्टेंट 3K होगा। इज इट क्लियर? ओके। जी सर, कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? नो सर, आज फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ी ओके, आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो उसके लिए परेशान ना हो। अच्छा, अब अगर किसी के जहन में जो है वो कोई और कंफ्यूजन नहीं है तो हम जो है वो आगे बढ़ेंगे, जो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे उससे एक स्टेप। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं लास्ट टाइम वाली लेक्चर की बात कर लूं। लास्ट टाइम हमने जो है वो डिस्कशन की थी साउंड वेव से मुताल्लिक। शायद लेक्चर देख के आपको जो है वो याद आ रहा हो, हमने साउंड वेव का जिक्र किया, लाउडनेस पढ़ा, पिच पढ़ा, इंटेंसिटी, वेबर फ्रेस्नेल लॉ पढ़ा, और उसके बाद मैंने आपको जो है वो कुछ बातें जो है वो एको से मुताल्लिक बता दी थी। अगर इस लेक्चर से मुताल्लिक किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है आप बिल्कुल पूछ लें, अदरवाइज मैं जो हूँ वो फिर यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे एको की, और एको का मतलब था हमारे लिए क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब जरा कुछ बातें और सुनिए। देखिए, जब आप बात करते हैं वेव की, जब आप बात करते हैं साउंड वेव की, तो साउंड वेव का जो इंटरफेरेंस था, उस इंटरफेरेंस को हम नाम दिया करते थे किसका? बीट्स का। उस इंटरफेरेंस को हम नाम देते थे बीट्स का। आप में से शायद कुछ बच्चों ने कभी एक्सपीरियंस भी किया हो। जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, लाउड स्पीकर्स में क्या होता है कि आपको एक विसल से सुनाई देती है जो ग्रेजुअली लाउड हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी? फेंट हो जाएगी, फिर ग्रेजुअली लाउड होगी, फिर फेंट होगी, क्योंकि वो कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस चल रहा है। अब बीट्स के बारे में आप क्या कहते थे? बीट्स इज द पीरियोडिक ऑल्ट्रेशन बिटवीन अ लाउड एंड अ फेंट साउंड। और आप एक फ्रीक्वेंसी निकालते थे जिसको हम नाम देते थे बीट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बीट्स के लिए आपने एक बात और भी पढ़ी है। बीट्स हमेशा उन दो साउंड्स के दरमियान आपको सुनाई देता था जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक वेव कुछ ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, मेरे पास दूसरी वेव कुछ ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी f2 है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है, दोनों की फ्रीक्वेंसी में अगर आपके पास जो है वो स्लाइट डिफरेंस है, तो आपको जो है वो बीट्स का फिनोमेना जो है वो अकर होता हुआ सुनाई देगा। ठीक। और जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी, वो बीट फ्रीक्वेंसी बेसिकली दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस हुआ करती है। बीट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंस ऑफ f1 एंड f2। व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड।
अच्छा, ये फॉर्मूला F1 माइनस F2 इस अजम्पशन पर लिखा गया कि F1 इज ग्रेटर देन F2। अगर आपके पास F1 F2 से कम हो जाए तो ये फॉर्मूला लिखा जाता है क्या, F2 माइनस F1। तो आसान अल्फाजों में हम क्या करते हैं, हम ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं। शायद कुछ बच्चों के जहन में जो है वो एक दूसरा फॉर्मूला मौजूद हो कि सर हम बीट फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखते थे, मॉड्यूलस ऑफ F1 माइनस F2। इस मॉड्यूलस का मतलब ये है कि आपके पास जो भी आंसर आएगा आप उसमें से माइनस साइन को ओमिट कर देंगे। तो कैलकुलेशन के लिए मेरे ख्याल से आसान रहता है कि आप मॉड्यूलस यूज ना करें, आप उसूल याद कर लें। ज्यादा माइनस कम होगा तो आप F1 माइनस F1 ज्यादा है तो आप F1 माइनस F2 करेंगे, और अगर F2 ज्यादा होगा तो F2 माइनस F1 करेंगे। अच्छा, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है जिसे आप बीट्स पर साइकिल कहते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 7 बीट्स पर सेकंड से ज्यादा नहीं सुन सकता। तो दिस 7 बीट्स पर सेकंड is the maximum beat frequency that can be detected by human ear। अगर बीट फ्रीक्वेंसी 7 से ज्यादा हो गई तो याद रखिएगा ह्यूमन ईयर इस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मैक्सिमम 7 बीट्स पर सेकंड कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। अब शायद कुछ क्वेश्चन आपके जहन में हो, फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल में आया करता था कि एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है लेट्स से 240 हर्ट्ज। इसको एक अननोन ट्यूनिंग फोर्क के साथ हमने रेजोनेट करवाया, वाइब्रेट करवाया, तो नतीजे में हमें सुनने को मिली 5 बीट्स पर सेकंड। वो कहते थे कैलकुलेट दी अननोन फ्रीक्वेंसी। तो आप इस क्वेश्चन को 2 दफा सॉल्व करते थे। एक दफा आप ये अज्यूम करते थे कि F1 ज्यादा है तो फॉर्मूला लिखा जाता था FB इक्वल F1 माइनस F2, 5 इक्वल 240 माइनस F2। जब आप F2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो नेचुरली क्या आ जाएगी 235, बिकॉज F2 लेफ्ट पर जाएगा, 5 राइट पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली आप क्या करते थे कि अगर F2 ज्यादा हुआ तो अब आप लिखेंगे 5 इक्वल F2 माइनस 240। तो मेरे पास F2 का आंसर आ जाएगा क्या 245 हर्ट्ज। अब 4 नंबर के लिए इतनी वर्किंग सफिशिएंट थी। अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है तो बड़ा आसान सा काम है। देखें रूल ये कहता है कि अगर मुझे F1 मालूम है और बीट फ्रीक्वेंसी मालूम है तो एक दफा ऐड करेंगे और एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 240 प्लस 5 आपको 245 डायरेक्टली दे देगा, और 240 माइनस 5 आपको 235 डायरेक्टली दे देगा। तो अगर बीट्स का क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है तो आपके लिए बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो बीट्स से मुतालिक हमें क्या मालूम हो, बीट्स इज बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव इन टाइम। इन टाइम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ बीट्स दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर इन वन, और बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंड। मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर इज 7 बीट्स पर सेकंड। अब मैंने कैलकुलेशन भी आपके सामने कर दी। अच्छा, अब एक तरह का क्वेश्चन शायद आपको और भी याद हो। कभी कभार क्वेश्चन में वो करते ये थे कि वो बीट फ्रीक्वेंसी देते थे, वो आपको स्पीड देते थे, जो गिवन है मैं उसके साथ राइट लगा रहा हूं, वो आपको एक वेवलेंथ दे देंगे, ठीक, और आपसे कहेंगे दूसरी वेवलेंथ निकालें। तो ऐसी कंडीशन में हम करते क्या थे, देखिए बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो वही है F1 माइनस F2, ठीक। अब क्योंकि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं है बल्कि स्पीड है, तो आप इसको क्या लिखते थे v ओवर लैम्डा 1 माइनस v ओवर लैम्डा 2। मुझे FB मालूम है, v मालूम है, लैम्डा 1 मालूम है, किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा 2 की आप आसानी निकाल सकते हैं। तो हमारे जहन में जो है ना ये वाला ऑप्शन भी होना चाहिए कि बीट्स के न्यूमेरिकल के लिए जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी ही दी जाए, वो कभी कभार आपको जो है वो वेवलेंथ दे भी सकते हैं, वो वेवलेंथ मालूम भी करवा सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ तक किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जब तक मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ मैं वो अटैच कर देता हूँ, फिर आप उसका जो है वो आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, जो कोई मैंने बता दिया कि इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आपके सामने एक एमसीक्यू है,
इसको सॉल्व करने जिस भी बच्चे के पास आंसर आ जाए वो अपना हैंड जो है वो रेस कर सकता है, मैं आपसे आंसर जो है वो ले लूंगा। जी सुनैरा। सर 30 हर्ट्ज। 30 हर्ट्ज, चले मैं किसी और से भी जो है वो आंसर ले लूं। जी नूर तैयब। सर 30 हर्ट्ज। 30 हर्ट्ज। जी अरीबा जफर। जी अरीबा जफर। जी तुम अब्दुल करीम, आप जवाब देना चाह रहे थे। जी सर 30 हर्ट्ज। 30 हर्ट्ज। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसका ख्याल है कि 30 हर्ट्ज के अलावा कोई और आंसर सही है? अगर कोई ऐसा बच्चा है तो वो अपना हैंड रेस कर ले, क्योंकि बहुत सारों ने हैंड रेस किया हुआ है। अगर किसी को ऐसा लगता है नहीं सर 30 हर्ट्ज नहीं बल्कि कुछ और इसका आंसर होना चाहिए, तो मैं जी अक्सा। नहीं सर 30 हर्ट्ज ही मुझे लग रहा है। अच्छा, आपको 30 हर्ट्ज ही लग रहा है। जी फातिमा रमजान। जीरो। जीरो। वैसे जीरो इसका जो है वो सही आंसर है। देखिए जीरो आंसर क्यों है, आपने आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद इस क्वेश्चन के अल्फाजों पे गौर नहीं किया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 एंड 286 superimposed to produce beats in air, then the number of beats heard by a person. मैंने अभी बहुत क्लियरली एक बात कही कि the maximum frequency that can be heard by human ear is 7 beats per second. हम 7 बीट्स से ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुन ही नहीं सकते। अगर क्वेश्चन ही होता हाउ मेनी बीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, देन 30 बीट्स पर सेकंड कुड बी द करेक्ट आंसर। लेकिन जब वो ये कहते हैं द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय अ पर्सन दैट कैन नेवर बी मोर देन 7, मुझे उम्मीद है कि मेरा पॉइंट जो है वो क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन का आंसर 30 उस वक्त सही होता है जब सवाल से भी होता हाउ मेनी बीट्स विल बी प्रोड्यूस। प्रोड्यूस होने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहां तक सवाल है डिटेक्ट करने का तो हम 7 से ज्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो जीरो जो है वो इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक। अच्छा, अगर आपको यहां तक बात जो है वो समझ में आती है कि हमने जो बीट्स की बात कर ली, अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसके बाद इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है बीट्स के बाद, आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा और वो था क्या, एकोस्टिक। एकोस्टिक क्या थी? एकोस्टिक बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच है
जो साउंड वेव की प्रोडक्शन और साउंड वेव की प्रॉपर्टीज को स्टडी करती है। ठीक है, एनटीएस के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक दफा आ चुका है कि व्हाट इज एकॉस्टिक, तो हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एकॉस्टिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। अब ये प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज से देखिए मुराद क्या होती है। आप में से वो बच्चे जिन्होंने कभी कोई कॉन्सर्ट अटेंड किया या कोई भी फंक्शन अटेंड किया, तो आप इस बात से एग्री करेंगे। अगर वो फंक्शन एक ओपन स्पेस में है, एक पार्क में है या एक ग्राउंड में है या वो एक ऑडिटोरियम में, तो दोनों में साउंड की क्वालिटी में और दोनों में एनर्जी लेवल में बड़ा फर्क होता है। अगर आप बात करते हैं ऑडिटोरियम्स की, तो ऑडिटोरियम एक खास साइंस के तहत बनाए जाते हैं। वो खास साइंस है क्या? देखिए, जब आप बात करते हैं साउंड वेव की, तो साउंड वेव के अंदर रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब है वेव का किसी सरफेस को टकरा के वापस आना। इस रिफ्लेक्शन को हम जो है वो कभी कभार जो है वो रिवर्बरेशन का भी नाम दे देते थे। शायद आपके जहनों में हो ये टर्मिनोलॉजी, आपने जो है वो चैप्टर नंबर 8 में बहुत दफा जो है वो इस्तेमाल की। रिवर्बरेशन का मतलब था वो रेजोनेंस से रिलेटेड था कि आवाज टकराएगी वापस आएगी। ठीक है, तो जब बहुत सारी सरफेसेस से आवाज टकरा के वापस आती है, तो इस रिफ्लेक्शन को हम रिवर्बरेशन का भी नाम दे दिया करते थे। अगर ये रिफ्लेक्शन जरूरत से ज्यादा हो तो आवाज की क्वालिटी सफर करती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप 4 स्पीकर लें, उन चारों को एक दूसरे के बहुत करीब रख दें और आवाज की लाउडनेस को मैक्सिमम कर दें, द क्वालिटी ऑफ साउंड विल श्योरली सफर। लेकिन अगर आप उन्हीं 4 स्पीकर को रूम के 4 डिफरेंट कॉर्नर्स पे रखें एक सर्टेन एंगल पे, तो जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो आपको अच्छी लगेगी। एकॉस्टिक में इन बातों को डिस्कस किया जाता है। अगर रिवर्बरेशन जरूरत से ज्यादा है तो वो भी साउंड की क्वालिटी को खराब करेगी। अगर रिवर्बरेशन जरूरत से कम है तो वो भी साउंड की क्वालिटी को खराब कर देगी। ऐसी इस एनवायरनमेंट जहां पे रिवर्बरेशन जीरो हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई समंदर के बीच में मौजूद है और अब वहां पे रिफ्लेक्शन ही नहीं होनी, ठीक, तो वो एकॉस्टिकली डेड एनवायरनमेंट कहलाते हैं, जहां पे रिवर्बरेशन जीरो हो जाए। हमें रिवर्बरेशन का एक ऑप्टिमम लेवल अचीव करना होता है। तो देखें, हमने एको जो है वो लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ पाएंगे। ऑडिटोरियम्स कैसे बनाए जाते हैं कि जो फ्लोर होता है, जो सीट्स होती हैं, उन पे वेलवेट होता है, उन पे कारपेट होता है, सॉफ्ट सर्फेसेस है, आवाज को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो वॉल्स होती हैं उनके ऊपर कर्टन डाल दिए जाते हैं ताकि वो आवाज को एब्जॉर्ब कर ले। तो हमारे पास रूल क्या है? हमारे पास रूल ये है कि आपके पास वो सरफेसेस जो करीब होती हैं उनसे हम साउंड का रिफ्लेक्शन नहीं चाहते, तो उन पे सॉफ्ट मटेरियल अप्लाई कर दिया जाता है ताकि वो आवाज को एब्जॉर्ब कर ले। अगर आप ऑडिटोरियम की सीलिंग को देखेंगे तो उसकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा होती है ताकि आप एक सर्टेन लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन अचीव कर सकें। तो एकॉस्टिक जो है वो इन सारी बातों को जो है वो डील क्या करती है। ठीक, एकॉस्टिक के बाद जो अगली सेट ऑफ डेफिनेशन हमें पढ़नी चाहिए वो है बेसिकली शॉक वेव से रिलेटेड। देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल आपको याद दिलाऊं। अगर मेरे पास एक सोर्स है, सोर्स एस, और ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी होने का मतलब है ये सोर्स अपनी जगह पर रुकी हुई है। तो जब वेव जनरेट होंगी तो वो वेव आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगी, कुछ ऐसे सूरत हाल बनेगी। देखिए, कुछ ऐसी सूरत हाल बनती है कि सोर्स जब वेव जनरेट करेगी तो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते नजर आएंगे। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, उसे वेवलेंथ कहते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। अब ये एक ऐसा केस है जहां पर वी एस आपके पास 0 है। याद रखिएगा, मैं जब भी लव इस्तेमाल करूंगा वी एस, तो वी एस से मेरी मुराद होती है क्या? स्पीड ऑफ साउंड। ठीक, लेकिन जो वेव है, वेव तो ट्रेवल करेगी, और जब वेव ट्रेवल करेगी तो वेव की कुछ ना कुछ स्पीड होगी। वो वेव की स्पीड हमारे पास होती है क्या?
v, v से मुराद है स्पीड ऑफ वेव, और हमारे पास जो है वो vs से मुराद है स्पीड ऑफ सोर्स। ठीक, एक तो ये बात मालूम होनी चाहिए। अभी एक ऐसा केस है जहां पे स्पीड ऑफ सोर्स 0 थी। क्या हो अगर आपके पास स्पीड ऑफ सोर्स 0 ना हो, यानी vs is not 0, right? But this vs is actually less than speed of sound। यानी दो कंडीशन है, ये जो vs है वो v से क्या है, छोटी। तो अब क्या होगा, अब आपको सर्कल्स तो बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो कॉन्सेंट्रिक नहीं होंगे। वो सर्कल आपके पास कुछ ऐसे बनने चाहिए। देखें, मेरे पास सर्कल, ये सोर्स, ये जो अभी ताजा ताजा वेव फ्रंट इसने जनरेट किया वो कुछ ऐसा होगा। जो इससे पहले वाला वेव फ्रंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। उसके बाद वाला जो वेव फ्रंट है वो कुछ अगर मैं इसको जो है वो थोड़ा बेहतर कर दूं, कुछ ऐसा होगा। अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं, क्योंकि सोर्स आपके पास राइट पर ट्रेवल कर रही है विद स्पीड v, तो जो वेव की आप बात करते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है। जब सोर्स आपके पास राइट ट्रेवल करेगी तो राइट पे वेवलेंथ कम हो रही है, लेकिन आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि लेफ्ट साइड पर वेवलेंथ बढ़ रही है। तो यहां से एक उसूल याद कर लें, जब सोर्स राइट पे ट्रेवल करेगी तो राइट पर वेवलेंथ कम होगी, लेफ्ट पर वेवलेंथ बढ़ेगी। ठीक, अच्छा, अब इसी के अंदर हम कुछ और केसेस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये था कि vs आपके पास 0 नहीं है, इसका पहला पार्ट था vs इज लेस देन v। इसका सेकंड पार्ट क्या हो सकता है, vs इज इक्वल टू v। अगर vs जो है वो v के बराबर हुआ तो आपके पास जो वेव फ्रंट बनेंगे, देखो वो वेव फ्रंट ऐसे होंगे। क्योंकि सोर्स और वेव की स्पीड इक्वल है तो दोनों साथ ट्रेवल करेंगे, तमाम वेव फ्रंट एक पॉइंट पे आके फोकस हो जाएंगे। देखिए, वेव इज अ मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेव उस मैकेनिज्म को कहते हैं जिससे एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो है वो ट्रेवल किया करती है। ठीक, तो अब जब अगर मैं एक लम्हे के लिए मान लूं कि एक वेव का मतलब 1 जूल होता है, तो अगर आप इस पहली एग्जाम्पल को देखेंगे जहां पे vs 0 था, वो 4 जूल अलग अलग थे। अगर आप दूसरी एग्जाम्पल को देखेंगे तो वो 4 जूल करीब आ रहे हैं। अगर आप इस तीसरी एग्जाम्पल को देखें जहां पे तमाम वेव फ्रंट एक पॉइंट पे फोकस हो गए, मैं ये कह सकता हूँ 4 के 4 जूल एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गए। ठीक, अब इसके बाद वाला स्टेप वो है जो असल में हमें पढ़ना है, vs इज ग्रेटर देन v। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास वेव फ्रंट ऐसे बनेंगे, सोर्स, वेव आगे जाती जा रही है लेकिन सोर्स उससे ज्यादा आगे निकल रही है। नतीजा क्या निकल रहा है, आपको एक वेव फॉर्म बनती नजर आएगी, जिस वेव फॉर्म को हम नाम देते हैं कोनेक्स का या कोन वेव का। आपके पास जो वेव बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। इन वेव को हम नाम दिया करते हैं क्या, शॉक वेव्स। शॉक वेव्स का मतलब है कि आपके पास स्पीड ऑफ सोर्स स्पीड ऑफ वेव से ज्यादा है। अब देखिए, जितने केसेस मैंने आपको बताया, अगर vs लेस देन v है तो ऐसी बॉडी को हम नाम देते हैं क्या, सब सोनिक। अगर vs v के बराबर है तो इसको नाम दिया जाता है क्या, ट्रांसोनिक। ठीक, अगर आपके पास vs v से ज्यादा हो गया तो इस बॉडी को हम नाम देते हैं क्या, सुपरसोनिक। अच्छा, जितने भी सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी स्पीड एक खास यूनिट में मेजर की जाती है जिसको नाम दिया जाता है क्या, मैक नंबर। और इस मैक नंबर का फॉर्मूला ये होता है vs ओवर v। मुझे उम्मीद है आपके जहनों में vs और v का मतलब मालूम है, मौजूद है। vs का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड, सोर्स, और v का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड।
vs का मतलब है सोर्स की स्पीड और v का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड। तो नेचुरली अगर बॉडी सुपरसोनिक है तो जो vs है वो v से ज्यादा होगा, मेरे पास मैक नंबर 1 से बड़ा आना है। जो ट्रांससोनिक है, क्योंकि vs और v बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर मैक नंबर एग्जैक्टली 1 होगा, यहां पर मैक नंबर लेस देन 1 होगा, और यहां पर जो मेरे पास मैक नंबर आने वाला है वो ग्रेटर देन 1 होगा। अब आजकल के दौर में अगर आप सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो फाइटर जेट्स होते हैं वो सुपरसोनिक है, उनकी स्पीड यूजुअली जो है वो 5 मैक के आसपास होती है। आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाती है जिसको नाम दिया जाता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक उन बॉडीज को कहते हैं जिनका मैक नंबर ग्रेटर देन 5 होता है, यानी सुपरसोनिक वो है जिनका मैक नंबर 1 से बड़ा है, हाइपरसोनिक वो होते हैं जिनका मैक नंबर 5 से भी ज्यादा हो। अच्छा, जो मैक नंबर है, इस मैक नंबर को कैलकुलेट करने का एक तरीका और भी होता है, 1/sin थीटा। ये थीटा क्या है? ये थीटा बेसिकली कोण का एंगल कहलाता है। अगर मैं ज्योमेट्री अप्लाई करूं तो यहां पर एक एंगल बन रहा होगा जो एंगल ऑफ कोण कहलाता है। अगर मुझे ये एंगल मालूम हो, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में वो आपको ये एंगल दे देंगे, अगर मुझे ये एंगल मालूम हो तो 1/sin थीटा से भी मैं मैक नंबर निकाल सकता हूँ। हमें मालूम होना चाहिए शॉक वेव्स क्या है, जब भी vs इज ग्रेटर देन v होगा शॉक वेव्स बनेंगी। मैक नंबर कैसे निकालते हैं? vs/v या 1/sin थीटा। जब एक शॉक वेव किसी ग्राउंड को हिट करती है तो एक जोरदार किस्म की आवाज सुनाई देती है जिसको नाम दिया जाता है क्या? सोनिक बूम का, जिसको हम नाम देते हैं सोनिक बूम। दो सोनिक बूम के दरमियान एक टाइम इंटरवल होता है, दैट टाइम इंटरवल इज बेसिकली 0.02 सेकेंड्स। आपको किताब में वैल्यू लिखी हुई नजर आएगी, इसे याद कर लीजिए क्योंकि फैक्ट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। टू सोनिक बूम्स आर सेपरेटेड बाय 0.02 सेकेंड्स। ठीक, तो ये वो साउंड से मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। अगली क्लास में हमारे पास अब दो ही मेजर टॉपिक हैं, एक है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव, एक है डॉपलर इफेक्ट। मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगली क्लास में मैं दोनों को डिस्कस कर लूं ताकि ये चैप्टर आपके लिए जो है वो कंप्लीट हो, क्योंकि अब मंडे को आपका जो है वो टेस्ट होगा। इस दफा आपने टेस्ट दिया था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। जो नेक्स्ट टेस्ट आपका होगा उस नेक्स्ट टेस्ट में हमारे पास होगी स्टैंडिंग वेव्स, सिर्फ स्टैंडिंग वेव्स। मैं साउंड के पोर्शन को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि जो दो मेजर टॉपिक है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो टेस्ट टॉपिक में सिर्फ स्टैंडिंग वेव्स होंगे। टाइम को ओवर हो गया, लेकिन कुछ बच्चे कोई शायद क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, मैं उनसे क्वेश्चन ले लूं फिर हम अगली क्लास में रिज्यूम करेंगे। सर जी शॉक सुमैया। वेव्स, सर शॉक वेव्स दोबारा बता दें, और ये 0.02 सेकंड और शॉक बूम भी बता दें। अच्छा देखें, शॉक वेव का मतलब है कि जब भी आपके पास सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट होगा ना, वो ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है, जब आप उसे फायर करते हैं तो वो एक खास किस्म का वेव पैटर्न बनाता है जो कोनिक वेव बनती है, कोन वेव बनती है। आप बुलेट फायर कर दीजिए, आप मिसाइल फायर कीजिए या फाइटर जेट की बात कीजिए, तो जो वेव्स वो जनरेट करते हैं वो शॉक वेव्स कहलाती है। यानी हर वो जगह जहां पर स्पीड ऑफ सोर्स स्पीड ऑफ साउंड वेव से ज्यादा होगी वो शॉक वेव्स बनाएंगी। इन शॉक वेव्स को जब ये किसी सरफेस को हिट करती है तो आपको बहुत लाउड किस्म की आवाज सुनाई देती है। वो साउंड जो है वो क्या कहलाता है? सोनिक बूम कहलाता है। और दो सोनिक बूम के दरमियान जो टाइम होता है वो 0.02 सेकंड का होता है, यानी आपको दो सोनिक बूम इससे कम इंटरवल पे कभी सुनाई नहीं देंगे। ठीक, यस सर। ठीक, अब हम यहीं से रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में।